नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य अपने इन हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर कुछ प्रश्नों के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ये जो प्रश्न है डायरेक्टली यूपीएससी के एग्जाम से लिए गए प्रश्न है। यह प्रश्न यूपीपीएससी नेट जेआरएफ एग्जाम्स के साथ साथ जो टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स होते हैं जिनमें हिस्ट्री पूछा जाता है, इतिहास पूछा जाता है, उन एग्जाम्स के लिए भी अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। देखिए, हम इन प्रश्न को शुरू करने से पहले आशा करता हूं कि आपका उपनयन संस्कार हो गया है। अगर नहीं भी हुआ है तो आप जल्दी से उपनयन संस्कार कर लें। हालांकि हमारा उपनयन संस्कार डिजिटल उपनयन संस्कार है, जिसमें क्या करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है प्लस लाइक करना होता है। ठीक है, अगर ज्यादा पसंद आए तो शेयर भी करना होता है। ये डिजिटल उपनयन संस्कार है। जो डिजिटल उपनयन संस्कार के बारे में मैं बताना चाहूँ, सॉरी, उपनयन संस्कार के बारे में बताना चाहूँ, ये जो उपनयन संस्कार है, हमारे जो 16 संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में, उन 16 संस्कार में से एक है। इसका नाम है उपनयन संस्कार, जो गुरुकुल में प्रवेश करने से पहले किया जाता था। ये देखिए, ये भी सत्येंद्र का गुरुकुल है, तो फिर इस गुरुकुल में आप आए हैं तो उपनयन संस्कार करना जायज है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के विभाजन के संदर्भ में है, 1947 के समय के आसपास का है। देखिए, लियाकत अली खां भारत और पाकिस्तान के बीच संपत्ति और कर्मियों के विभाजन की देखरेख के लिए गठित विभाजन परिषद में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे। लियाकत अली खां भारत और पाकिस्तान के बीच संपत्ति और कर्मियों के विभाजन की देखरेख के लिए गठित विभाजन परिषद के क्या थे, मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे। इनका कहना का मतलब है ना कि उसमें जो संपत्ति का और कर्मियों के विभाजन के लिए जो समिति गठित किया गया था उसके क्या थे, लियाकत अली खां सदस्य थे। दूसरा, विभाजन के समय जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? अगर आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं तो पॉज करके सॉल्व कीजिएगा। अगर आप अनुभवी हैं, पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री, तो अगर ये इसको रिवीजन पर्पज के लिए देख रहे हैं तो इसका प्लेसमेंट आप अपनी सुविधा अनुसार 1.25 या 1.50 बढ़ा लीजिएगा। प्लेसमेंट क्या कर लीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा, फिर उसको देखिएगा। चलिए, हम इस प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, जो प्रश्न है यह 1947 का जो इंडिया पाकिस्तान का क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था, विभाजन हुआ था, उसके समय के आसपास का है, उसी समय का है। देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा कि 3 जून 1947 इससे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ये भारत की गवर्नर जनरल कहें या वायसराय कहें, भारत की या गवर्नर जनरल कहें या वायसराय कहें, ये अंतिम गवर्नर जनरल थे ना, स्वतंत्रता से पहले क्या थे, ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। सॉरी, स्वतंत्र भारत के भी यह अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। हालांकि अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ओके, तो ये रहा लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे, गवर्नर जनरल थे। इन्होंने 3 जून 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम इसे कहें या लॉर्ड माउंटबेटन योजना कहें, इसका प्रस्ताव इन्होंने मीडिया के माध्यम से देशवासियों के समक्ष रखा। जो इसमें था, इसमें यह प्रावधान था कि इंडिया और पाकिस्तान दो, इंडिया का क्या होगा, पार्टीशन होगा, और इंडिया और पाकिस्तान नाम के दो देश क्या होंगे, निर्मित होंगे, जो पूर्णतः स्वायत्त होंगे। और उपनिवेश जितने थे वो जो जो ये ये थे, रियासत थे, उन रियासतों का क्या किया गया, उनको स्वतंत्रता दी गई। ये वो चाहे तो स्वतंत्र भारत में आ सकते थे या स्वतंत्र पाकिस्तान में जा सकते थे, उनको, या फिर आजाद ही रह सकते थे, उनके पास ये छूट दिया गया। देखिए, तो 3 जून 1947 का जो ये प्रस्ताव आया, इस प्रस्ताव में से पहले एक समिति गठित की गई, एक समिति की गठित की गई कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन जब किया जाएगा तो संपत्तियों और कर्मियों का विभाजन किस आधार पर किया जाएगा और कैसे किया जाएगा, इसकी देखरेख, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए और इसको करने के लिए एक समिति गठित की गई। उस समिति के सदस्य जवाहरलाल नेहरू, आलम मोहम्मद अली जिन्ना और भी अन्य सदस्य थे। इस जो समिति थी, ये समिति आगे चल के क्या बन गई, ये समिति आगे चल के एक परिषद बन गई, एक परिषद बनाया गया। उस परिषद के अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन वो जो गवर्नर जनरल थे, वह स्वयं इस परिषद के क्या थे, अध्यक्ष थे। क्योंकि जो अध्यक्ष पद पे जब उन्होंने थे तो उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ साथ कांग्रेस के भी कुछ प्रतिनिधि और अन्य पार्टियों के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया था, ताकि भारत का जो स्वतंत्रता है और पाकिस्तान का जो निर्माण है यह शांतिपूर्वक किया जा सके और तालमेल बैठा के किया जा सके।
तो जब इस परिषद बनाया गया तो इस परिषद के लिए सदस्यों का नियुक्ति हुआ। तो इसमें से इस प्रश्न के हम पहले प्रश्न पे का डिस्कशन कर रहे हैं। तो लीग से, मुस्लिम लीग से कितने प्रतिनिधि आए और कांग्रेस से कितने प्रतिनिधि आए, हमारा डिस्कशन इसी पे हमें करना है। चलिए, जो लीग से प्रतिनिधि आए मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। जो लीग से प्रतिनिधि आए उनमें थे मोहम्मद अली जिन्ना, मैं जिन्ना लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना प्लस लियाकत अली खां, अली खां लियाकत अली खां, ये जो थे ना मुस्लिम लीग से लिए गए ये प्रतिनिधि थे जो इस आयोग में क्या हुए थे, इस परिषद में चुने गए थे। के साथ साथ प्लस एक अलग से प्रतिनिधि का क्या था, रिजर्व में रखा गया था। मान लीजिए किसी दुर्घटनावश या किसी कारणवश या किसी इमरजेंसी में जो जिन्ना या लियाकत अली में से किसी का भी मतलब इस समिति से बाहर निकलना होता है या फिर दुर्घटनावश डेथ हो जाता है या कुछ भी होता है, तो इस स्थिति से निपटने के लिए एक अलग से रिजर्व में एक सदस्य को रखा गया था जो उनके जगह पे वो आ जाता। तो वो थे एक अलग से मुस्लिम लीग के एक सदस्य थे अब्दुल रब निस्तर, अब्दुल रब निस्तर, ये एक सदस्य थे जो रिजर्व में रखे गए थे, ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। प्लस कांग्रेस से मैं बताना चाहूंगा आपको, देखिए जो कांग्रेस के सदस्य थे, कांग्रेस से थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको लौह पुरुष ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने 500 से अधिक देशी रियासतों को क्या कहता है, विलय किया था, इसमें भारत में अखंड सॉरी भारत में क्या किया था, विलय किया था। और कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, प्लस जवाहरलाल नेहरू भी इस समिति के क्या थे, इस परिषद के क्या थे, सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ साथ और राजगोपालाचारी, जी राजगोपालाचारी जो कहते हैं स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ये कौन थे, सी राजगोपालाचारी। देखिए 2 सदस्य तो हो गए प्लस एक सदस्य सी राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, इनको क्या बनाया गया था, रिजर्व में रखा गया था। ये क्या थे, रिजर्व में थे। ओके, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये इतने क्या हो गए थे, ये सदस्य हो गए जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के पार्टी से ये लोग चुने गए थे, इस परिषद के क्या थे, सदस्य थे, जिनका काम क्या था, संपत्ति और कर्मियों के जो विभाजन था उसका सही सही करना, ठीक है, बंटवारा सही सही करना। ओके, देखिए अब मैं अब अपने अगले दूसरे कथन कथन पे चलता हूँ। जो मेरा दूसरा कथन है, विभाजन के समय जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। विभाजन के समय जेबी कृपलानी क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। देखिए जो जेबी कृपलानी थे ना, ये सुचेता कृपलानी, कौन, सुचेता कृपलानी एक फ्रीडम फाइटर थी। कृपलानी, हाँ ये गलत है, ठीक है, सुचिता कृपलानी, सुचिता कृपलानी क्या थे, हस्बैंड थे, पति थे, ठीक है। ये एक विद्वान व्यक्ति थे जेबी कृपलानी, कांग्रेस के क्या थे, जब स्वतंत्र जब ये बहुत सारे सदस्य इस परिषद के सदस्य बन गए, तो उसमें जो विभाजन के समय संपत्ति और कर्मियों का जब विभाजन चल रहा था, उस विभाजन के समय जेबी कृपलानी को क्या बनाया गया था, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। मैं जेबी कृपलानी के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा। जेबी कृपलानी जो थे, इनका पूरा नाम जीवत भगवान दास कृपलानी था, जीवत भगवान दास कृपलानी था। हो सकता हो कि अन्य किसी एग्जाम्स में ये डायरेक्टली सुचेता सॉरी जेबी कृपलानी के नाम ऐसे नाम पूछ करके हो सकता हो, जैसे जीवत राम कृपलानी या भगवान दास कृपलानी या जीवत भगवान दास कृपलानी ऐसे कुछ पूछ सकता है नाम, या फिर कृपलानी आगे से हटा सकता है। तो फिर इस तरह से हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें इनका पूरा नाम जानना जरूरी है। पूरा नाम था जीवत राम भगवान दास, जीवत राम भगवान दास कृपलानी, ये जो थे कांग्रेस के उस समय क्या थे, अध्यक्ष बनाया गया था पार्टीशन के समय, जब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन चल रहा था। देखिए जो इसमें विभाजन चल रहा था, इसी जो सुचिता कृपलानी क्या थे, हस्बैंड थे, ये बहुत विद्वान भी थे, विद्वान व्यक्ति थे। चलिए हम अब चलते हैं अपने इस प्रश्न का आंसर को देखते हैं।
तो हमारा जो डिस्कशन हमने किया, इस डिस्कशन के आधार पे हमारा जो ये पहला प्रश्न है, ये जो पहला तथ्य है, ये सही साबित हुआ, यानी कि सही हुआ। इस डिस्कशन के आधार पे हम दूसरा प्रश्न जो है, विभाजन के समय जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे? यस, अध्यक्ष थे। हम इसको भी सही कर सकते हैं। चलिए देखिए थे हम अब आगे। तो अब अपने अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ये जो हमारा अगला प्रश्न है, एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लिप्त एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का यहाँ पे वर्णन किया गया है। हमें क्या करना है, उसमें से पहचान करना है कि वो व्यक्ति कौन थे। हमें व्यक्तित्व के आधार पे जो दिया गया है, उन व्यक्तित्व के आधार पे हमें पहचान करना है कि उसमें से ये कौन व्यक्ति थे। देखिए, जो एक वो क्या थे, एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संदर्भ में, ठीक है, संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। वह पहली बार इंग्लैंड में वर्ष 1897 की बेलवी कमीशन ना, बेलवी कमीशन का क्या हुआ था, गठन किया गया था। औपनिवेशिक व्यय पर बहस के लिए बाद राष्ट्रीय परिदृश्य पर आए थे। उस वर्ष 1889 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्या हो गए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। ठीक है, वह उदारवादी जो समूह था, कौन सा, नरम दल और गरम दल। नरम दल, उसमें नरम दल ये है ना, कौन सा है, नरम दल। नरम दल के क्या थे, प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने वर्ष नेताओं में से एक बनकर उभरे। उन्होंने वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधार, 1909 के जो मार्ले मिंटो सुधार था, सुधार को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं केंद्र तथा प्रांत दोनों में विधान परिषदों के विस्तार की वकालत की। विधान परिषदों में दोनों में विस्तार की वकालत की। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व उपर्युक्त विवरण को के अनुरूप है? ठीक है, कौन से व्यक्तित्व उपयुक्त विवरण के अनुरूप है? देखिए, जो इसमें हमारा जो सही आंसर है, जो जो इसमें डिस्कशन किया गया है, उसके आधार पे हमारे जो ये व्यक्तित्व है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। गोपाल कृष्ण गोखले हैं। चलिए हम इनके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। जो सही जवाब इसका है ऑप्शन बी। इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी। चलिए हम लोग इनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले, इनका जो राज्य है, जिस राज्य में ये इनका जन्म हुआ था, वो कहाँ थे, महाराष्ट्र। कहाँ से, महाराष्ट्र से थे। महाराष्ट्र के पुणे पुणे से ये बिलोंग करते थे। वहाँ पे एक कॉलेज था एल्फिंस्टन। जब यहाँ से जब कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले जब इनका शिक्षा प्राप्त हुआ था, वो कहाँ से प्राप्त किए थे, एल्फिंस्टन। एल्फिंस्टन, ठीक है ना, एल्फिंस्टन का क्या था, ये कॉलेज था। उस कॉलेज में क्या करते थे, ये पढ़े थे, उस कॉलेज में पढ़े थे। और ये वहीं पे एक कॉलेज था, फर्ग्यूसन कॉलेज। क्या था, फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन कॉलेज में यह अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था के क्या कहते हैं, प्रवक्ता थे। अर्थव्यवस्था क्या थे, प्रवक्ता थे। और साथ ही साथ इतिहास के भी यह टीचर थे। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था और इतिहास के क्या थे, शिक्षक के रूप में वो इस फर्ग्यूसन कॉलेज में कार्य किए थे। ठीक है, अर्थव्यवस्था प्लस इतिहास, जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं, इतिहास। ओके, इसके क्या रहे, वो वहाँ पे टीचर रहे, प्रोफेसर के रूप में वहाँ पे पद पे रहे। हालांकि जब ये उसमें कर रहे थे, तो ये 3 साल बाद यानी कुछ समय बाद देखा कि वहाँ पे छोड़ दिए। और छोड़ने के बाद ये कांग्रेस को क्या कर लिए, ज्वाइन कर लिए। कांग्रेस में क्या कर लिए, 1889 में क्या करिए, कांग्रेस में शामिल हो गए। ठीक है, कांग्रेस में शामिल हो गए। ये कांग्रेस में शामिल होने से पहले भी एक पार्टी की स्थापना की थी, जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ इंडिया। सर्वेंट ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा ना, सर्वेंट ऑफ इंडिया क्या थे, संस्थापक थे और सफल संचालन भी किए थे। ये सर्वेंट ऑफ इंडिया जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उससे पूर्व ये जो सर्वेंट ऑफ इंडिया थे ना, ये सबसे बड़ी पार्टी के रूप में पूरे भारत में प्रतिनिधित्व कर रही थी। हालांकि इसका विस्तार उतना नहीं था, परंतु यह बड़े पार्टियों में से एक थी, सर्वेंट ऑफ इंडिया, कांग्रेस से पूर्व। सर्वेंट ऑफ इंडिया, मैं इसके बारे में एक तथ्य बताना चाहूंगा। जब बाल गंगाधर तिलक ने सर्वेंट ऑफ इंडिया की सोसाइटी की जब बाल गंगाधर तिलक ने
अपना होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। कब चलाया था? 28 अप्रैल, होम रूल आंदोलन, ठीक है, होम रूल आंदोलन। जब ये तिलक चलाए थे, तिलक ये कब चलाए थे बताओ? 28 अप्रैल 1916 ना। और एनी बेसेंट का इसके बाद आएगा सितंबर में, वो चालू किया था ना, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने चालू किया था। तो वो सर्वेंट ऑफ इंडिया की सोसाइटी के जो सदस्य थे, उनके सदस्यों को तिलक ने बैन कर दिया। बोला कि सर्वेंट ऑफ इंडिया की सोसाइटी के जो सदस्य हैं वो इसमें नहीं आ सकते, या तो वहां से क्या करें वो, या तो वहां से अपना इस्तीफा दें, फिर वो इसमें शामिल हो सकते थे, अदरवाइज नहीं। वो अपने अपने जो ये होम रूल आंदोलन चल रहा था उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बताया जाए तो मैं बताना चाहूंगा कि ये 1889 में कांग्रेस में शामिल हुए, और उसके कांग्रेस में जो उसमें कांग्रेस से बाहर भी जो सरकार थी, ब्रिटिश का सरकार थी, उनके साथ ये क्या करते थे, औपनिवेशिक जो शासन व्यवस्था था उसके साथ विधायिका में जो विधान विधान विधि बनाया जाता था उसमें भी ये बढ़ चढ़ के भाग लेते थे, और इनका अलग ही योगदान रहता था, महत्वपूर्ण योगदान रहता था। चलिए हम थोड़ा सा और इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। देखिए, जो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये बेलवी आयोग का गठन किया गया था कहाँ पे? ब्रिटेन में गठन किया था। कब? 1897 में, 1897 में, 1897 में ब्रिटेन में इसका गठन किया गया था, वेलवी आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष वेलवी नाम के कोई एक प्रतिनिधि सदस्य थे। ठीक है, 1897 में गठन किया गया था। यह गठन ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय पर बहस के लिए किया गया था। ब्रिटिश औपनिवेशिक में, अब ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय पर बहस के संदर्भ में यह किया गया था कि मतलब जो ब्रिटिश के औपनिवेशिक कॉलोनी था, इसमें व्यय व्यय पे डिस्कशन था, यह मतलब सैनिक पे व्यय, और देश की और इसके अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो समाज कल्याण के लिए जो व्यय होता था, शिक्षा पे, अन्य व्यय जो विभिन्न सैनिक के कल पुर्जों और सशस्त्र पे जो खर्चा होता था, उन सभी पे डिस्कशन करने के लिए ये बेलवी आयोग का गठन किया गया था, रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए। इस बेलवी आयोग के भी क्या थे? एक सदस्य थे। इसमें इन्होंने बहुत ही उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया था। इसमें उन्होंने ब्रिटिशर्स का और जो औपनिवेशिक व्यय था, जो सैनिकों पे अनर्गल खर्चे थे, और अनर्गल खर्चे थे, जो इस प्रकार के जो और जो उपनिवेश था भारत से, उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे पैसे लूटे थे। इन सभी बातों को लेकर के इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश के जो औपनिवेशिक उपनिवेश था उसका क्या किया था, बहुत सारा इसका विरोध किया था, विरोध प्रकट किया था। जिससे क्या हुआ, जो उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे ना, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन, इनसे क्या हुआ, बहुत कष्ट हुआ। तत्कालीन गवर्नर जनरल को क्या हुआ, इससे बहुत कष्ट हुआ। ठीक है, ये याद रखना, बेलवी कमीशन के सदस्य गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले बेलवी कमीशन के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए थे। तभी से ये क्या हो गया, बहुत हाईलाइट में आ गए, बहुत हाईलाइट में हो गए, हाईलाइट में आ गए, और ये इनका जो व्यक्तित्व था ना कांग्रेस में बहुत ऊपर बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। और नरम दल के जो जो नेता थे, नरम दल के नेता कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, दादा भाई नौरोजी थे, और भी कई सदस्य थे ना। तो उनमें से एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा बन के उभरे, कांग्रेस के सदस्य के रूप में ये उभरे। आशा करता हूँ आप इतना समझ गए होंगे। हालांकि मैं इनके बारे में कुछ और भी तथ्यों को जोड़ना चाहूंगा जो इसमें थे। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल, बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल, बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल, शायद यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी क्या बने, सदस्य बने। कब? 1889-90 में, ठीक है, 1890-91 में। और इसके बाद ये क्या कहे, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, इंपीरियल इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी क्या बने, सदस्य बने। भू राज जो इनका जो काम था ना, जो ब्रिटिश का जो ये उपनिवेश था इंडिया, यहाँ पे जो इसकी भू राजस्व नीति था, ये क्या करते थे, खोल के उसका क्या करते थे, विरोध करते थे। क्या था, अन्यायपूर्ण था। तो इसका भू राजस्व नीति का भी क्या करते थे, विरोध करते थे। जो यहाँ पे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा था उसका क्या करते थे, समर्थन करते थे, उसका बढ़ावा देते थे। मतलब जो जो वहाँ पे जो ब्रिटेन का जो जो लोग कानून बनाते थे उसमें जब इसका भी सदस्य हुआ करते थे, तो ये इन सब बातों को रखते थे, अपनी बातों को। क्या, मुफ्त मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का समर्थन किया, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा,
प्लस अनिवार्य। अनिवार्य शिक्षा का क्या किया इन्होंने? समर्थन किया। जो पंचायतें हुआ करते थे ना, विकेंद्रीकरण का योगदान, विकेंद्रीकरण। ठीक है, मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ, हमारा प्रश्न इस साल हो चुका है, इसका आंसर बी है। ओके, देखिए इसका समर्थन किए ये, जो विकेंद्रीकरण का, विकेंद्रीकरण मतलब शक्ति, शक्ति का क्या हो, स्थानांतरण हो, मतलब शक्ति किसी एक हाथ में ही ना हो। जैसे जो उसमें गवर्नर जनरल थे, उनके हाथ में शक्ति था, वीटो पावर था, वो जैसे चाहते थे वैसे संचालन करते थे। तो ये इनका भी ध्यान रखते हुए इन्होंने क्या किया, विकेंद्रीकरण का समर्थन किया। विकेंद्रीकरण, ठीक है, विकेंद्रीकरण मतलब, केंद्रीकरण मतलब शक्ति क्या हो रहा है, एक ही हाथ में जा रहा था, एक ही रूप में, क्या होता था, सेंटर पे जा रहा था। और विकेंद्रीकरण मतलब क्या किया जाए, अलग अलग भागों में अब जो शक्ति है बंटवारा कर दिया जाए। जिस तरह से कला क्लास में सर लोग होते हैं, सर लोग पढ़ाते हैं, सर लोग क्या हुआ, जब सर लोग के हाथ में पूरा पावर होता है, तो सर लोग एक मॉनिटर नियुक्त कर देते हैं और एक सब मॉनिटर नियुक्त कर देते हैं। वो लोग क्लास का कुछ संचालन कर देते थे, चाक डस्टर अंत का व्यवस्था कर देते हैं। तो क्या करते थे टीचर, वो विकेंद्रीकरण कर देते हैं, मतलब अपनी शक्ति का कुछ 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 भाग उन बच्चों के हाथ में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये विकेंद्रीकरण हो गया। अच्छा, वही सिंपल बस एक टीचर होते हैं और वही पूरा संचालन करते हैं, वही सब कुछ देख रेख करते हैं, वही क्या हो गया, केंद्रीकृत हो गया, जिसमें सबके सब टीचर के हाथ में केंद्रीकृत होता है। चलिए हम अपने इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जो ये जो पंचायतें होती थी ना, जहाँ पे तालुका होता था, तालुकादार, तालुका का क्या करते थे, समर्थन करते थे कि उनके हाथ में भी कुछ शक्तियाँ हो और वो अपने अनुसार वो तालुका को चला सके। ठीक है, और निकाय का करते थे, बढ़ावा देते थे। और उस समय एक और बुराई था, जिससे क्या था, गिरमिटिया। गिरमिटिया मतलब जिससे, जैसे मान लो यहाँ से भारत से कुछ लेबर्स को पैसे बोला गया कि हम आपको इतने पैसे देंगे, और वो पैसे के लालच में उन्हें क्या करते थे, लेके चले जाते थे कहीं विदेश में, और वहाँ जाके ना उनको पैसे देते थे ना कुछ, और उनको फंसा लेते थे। वो वहाँ पे क्या हो जाते थे, फंस, वो बेचारे लेबर होते थे, जो क्या थे वहाँ पे जाके फंस जाते थे, और उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था। इसी तरह से इन्हें क्या बोला जाता था, गिरमिटिया किसान बोला जाता था, गिरमिटिया लेबर। ठीक है, तो इनका क्या करते थे, इन्होंने तीव्र विरोध किया, तीव्र विरोध किया। चलिए हम अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो यानी कि गिरमिटिया जो श्रम प्रणाली था ना, उसका तीव्र विरोध किया। चलिए हम अपने अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। आशा करता हूँ ये जो हमारा डिस्कशन था, इस डिस्कशन के बहुत सारे पहलुओं को आप समझे होंगे, आप समझे होंगे, और अब इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो शायद ना छोटे। हाँ, एक और बात कर दें, जो उन्होंने वर्ष 1909 के मार्ली मिंटो सुधार, वर्ष 1909 में जो मार्ली मिंटो सुधार हुआ था ना, हालांकि इनका जो डेथ है यह 1902 को, तो 1900 1902 को इनका क्या हुआ था, डेथ हो गया था। इससे पहले भी जो मार्ली मिंटो सुधार आया था, उसमें ये क्या कर रहे थे, ये उसका उसका निर्माण हुआ था, उसमें भी इन्होंने बहुत सारे योगदान दिए थे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, बिना देर किए हुए। दोस्तों ये हमारा अगला प्रश्न जो है, स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में है। स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 1947 से पहले के संदर्भ में है। ठीक है, तो उस स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में वर्ष 1938, वर्ष 1938, 1938 का नाम सुनते ही कुछ याद आ गया होगा, हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन प्लस त्रिपुरी, त्रिपुरी संकट हुआ था ना, त्रिपुरी अधिवेशन। इन दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यदि हम उधर नहीं जाएंगे, अपने इस प्रश्न को साथ देखते हैं। जो 1938 में पीरपुर रिपोर्ट जारी की गई थी, कौन सी रिपोर्ट, पीरपुर रिपोर्ट जारी की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा। जो पीरपुर रिपोर्ट था ये किसके द्वारा जारी की गई थी, यहाँ पूछ रहा है प्रश्न में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा, और कृषक प्रजा पार्टी, जिसके संस्थापक कौन थे, मजहरुल हक, आई थिंक मजहरुल हक यही थे सारा, कृषक प्रजा पार्टी के, मुझे याद नहीं आ रहा, अभी भूल रहा हूँ। ओके, देखिए स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में वर्ष 1938 में पीरपुर रिपोर्ट जारी की गई थी। आपको याद होगा, मैं इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले इसके बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहूंगा। देखिए वर्ष 1937 में, वर्ष 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों में क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। उस चुनाव में जो 11 प्रांतों में से लगभग 9 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, और मुस्लिम लीग क्या हुई, बुरी तरीके से हार गई।
बुरी तरीके से हार गई। जो मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान की मांग कर रही थी, उस पाकिस्तान में सिंध भी प्रोविंस भी क्या था, उसमें शामिल था। सिंध प्रोविंस भी क्या था, उसमें शामिल था। परंतु सिंध प्रोविंस में भी मुस्लिम लीग अपनी सरकार नहीं बना पाई और किसी तरीके से पंजाब में और बंगाल में गठबंधन की सरकार बनाने में सफल हुई मुस्लिम लीग। अपनी हार को छुपाने के लिए, अपनी हार को छुपाने के लिए और एक नया मुद्दा ढूंढने के लिए, हार को छुपाने के लिए और एक नया मुद्दा ढूंढने के लिए जिसे कांग्रेस को घेर सके, इन्होंने एक अलग चाल चली, एक अलग चाल चली। और जिन जिन प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उन प्रांतों में, जिन जिन प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उन प्रांतों में मुस्लिम लीग ने एक 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 कमीशन बनाया, एक एक आयोग बनाया, एक एक समिति भी नियुक्त किया। और उस समिति का क्या करना था, उस समिति का क्या काम था कि उसमें जो कांग्रेस शासित जो राज्य हैं उसमें क्या करता, जांच पड़ताल करना था कि जो मुस्लिमों पे जो अत्याचार, उनके अनुसार मुस्लिमों पर क्या करता था, किया जाता था, अत्याचार किया जाता था। उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने क्या लगाया, आरोप लगाया कि शिक्षा में क्या किया जाता था, उनसे पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। नौकरियों में पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, शिक्षा में, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। शिक्षा में प्लस नौकरियों में क्या किया जाता है, नियुक्तियों में क्या किया जाता है, उनसे पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता था। हिंदू मुस्लिम माने कि लोग मुस्लिम देख करके उन्हें और नौकरी नहीं दिया करते थे, उनका कहना ये था। और हिंदू जो रीति रिवाज थे, जैसे गौ हत्या पे क्या करना था, प्रतिबंध, हिंदू रीति रिवाज उनसे उन पे जबरदस्ती थोपा जाता था। किन पे, मुस्लिमों पे थोपा जाता था। ये जो रिपोर्ट आया, पीरपुर रिपोर्ट आया, और इससे संबंधित और अन्य भी रिपोर्ट आए, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। जो तो क्या हुआ ये, ठीक है। और धार्मिक संस्थाएं, जो धार्मिक संस्कार थे ना, धार्मिक संस्कार भी उनके ऊपर क्या किया जाता था, थोपा जा रहा था, जबरदस्ती से कराया जाता था। ठीक है, इसमें क्या क्या धार्मिक संस्कार, जो मुस्लिमों के धार्मिक संस्कार थे उसमें हस्तक्षेप किया जाता था, जबरन हस्तक्षेप किया जाता था। ठीक है, और उनकी जो भाषा थी, ये हम धार्मिक संस्कार ना, धार्मिक संस्कारों में क्या किया जाता था, हस्तक्षेप किया जाता था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उर्दू, उर्दू का क्या किया जाता था, दमन किया जाता था। उर्दू यानी उनका जो लैंग्वेज, हालांकि वो हमारा लैंग्वेज तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है, परंतु जो उन्होंने मुस्लिम मुस्लिम था, उन लोगों ने मान रखा था कि उर्दू उनका लैंग्वेज है। तो उन लोगों ने बोला कि जो हिंदू है, जो हिंदू जो कांग्रेस शासित जो प्रांत है, उसमें कांग्रेस क्या कर रही है, उर्दू का दमन कर रही है, उर्दू को बढ़ावा नहीं दे रही है। इन्होंने कांग्रेस पे डायरेक्ट आरोप लगाया। और इसी आरोप में और आगे बढ़ते हुए इन्होंने क्या किया, जो जहाँ जहाँ कांग्रेस है ना, जहाँ जहाँ कांग्रेस है, उसकी सरकार में जो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व है, वो क्या है, कम है, बहुत का है, कम है, उसका भी उन्होंने आरोप लगाया। इसने, मुस्लिम लीग ने डायरेक्टली कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया कि उनका प्रतिनिधित्व भी ज़्यादा नहीं है, उनका मतलब जैसे जितना होना चाहिए उतना नहीं है। और उनके क्या किया जा रहा है, उनके ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया, इनके ऊपर, कांग्रेस के ऊपर। ठीक है, ये अब अलग से अपना वो जो काम नाकामयाबी थी, जो उन्होंने जीत नहीं पाया था, धर्म के आधार पर उन्होंने वोट मांगना चाहा था, परंतु अब यहाँ धर्म कार्ड खेल रही है मुस्लिम लीग, धर्म कार्ड खेल रही है। और हिंदू मुस्लिम का जो खाई है उन्हें और बढ़ावा दे रही है, और मुसलमानों का सहानुभूति जीतने के लिए वह ऐसा रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। मैं बताना चाहूँगा, जब 1938 में जो पीरपुर रिपोर्ट आया था, पीरपुर रिपोर्ट, देखिए, कांग्रेस ने अलग अलग प्रांतों में अलग अलग, सॉरी, मुस्लिम लीग ने अलग अलग प्रांतों में अलग अलग क्या समिति नियुक्त किया, उनमें से एक था पीरपुर समिति, जो हम अभी देखें 1938 में आया है। पीरपुर समिति, कमल यार जंग समिति, कमल यार जंग समिति, मुझे लगता है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। कमल यार जंग समिति, ये एक हो गया, ये एक दो हो गया ना, और एक यहाँ हो जाएगा। कमल यार जंग समिति और शरीफ रिपोर्ट, शरीफ समिति भी थी, ये जो इन्होंने शरीफ रिपोर्ट जारी किया ना, शरीफ समिति। ओके, शरीफ समिति। तो अभी ये तीन ही समिति हैं, हालांकि अलग अलग प्रांतों में और भी समितियां थी, ये बट ये इंपॉर्टेंट समिति है। तो ये समितियां क्या हुई, वहां पे गठित की गई, और सब ने ऐसा ही आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाया। जिसमें से पीरपुर समिति थी, ये 1938 में गठित की गई थी। इसके अध्यक्ष थे राजा सैयद मेहदी मोहम्मद, राजा सैयद मोहम्मद,
यदि तो हम देखते हैं कि इस आधार पे हमारा जो डिस्कशन किए, इन आधार पे हम अपने इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आसानी से आशा करता हूँ आप खुद सॉल्व कर लिए होंगे। जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मुस्लिम लीग द्वारा। जो पीर रिपोर्ट जारी किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था। हम चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पे। ये हमारा अगला प्रश्न जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित है। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार द्वारा। हम इस प्रश्न को पढ़ना शुरू करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार द्वारा अधिनियमित सबसे लंबे अधिनियमों में से क्या थी? एक एक था। इस संबंध में 1935 के अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए कौन से सही है। हमें क्या चुनना है? सही चुनना है, ये याद रखिएगा, सही चुनना है। पहला, अधिनियम, 3 कथन दिए हुए हैं, 3 कथन में से हमें क्या करना है? ये एक सही ऑप्शन चुनना है। देखिए, अधिनियम के तहत प्रांतीय सरकारों को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई। इस अधिनियम के तहत प्रांतीय सरकारों को अवशिष्ट शक्तियां, जो गवर्नर जनरल के और प्रांतों के बीच में जो कुछ अवशिष्ट शक्तियां थी, उनसे क्या किया गया? प्रांतों को ट्रांसफर कर दिया गया। इस कथन का मतलब यही है कि प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। प्रांतों में द्वैत शासन की क्या हुई? शुरुआत हुई। ये याद रखिएगा, द्वैत शासन। हाँ? द्वैत शासन की क्या हुई? शुरुआत हुई। इसी कुछ प्रांतों में द्विसदनीयता की शुरुआत की। द्विसदनीयता की शुरुआत की। द्विसदनीयता का मतलब हुआ जहां पे लोकसभा और राज्यसभा, सॉरी, प्रांतों में क्या होगा? विधानमंडल होगा और विधान परिषद होगा। ठीक है, विधान परिषद और विधानमंडल। विधानमंडल में चुने हुए प्रतिनिधि आएंगे और विधानसभा जहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, हालांकि जो विधान परिषद है वहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, वहाँ पे चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। देखिए, अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ डिस्कशन करना चाहूंगा। जो भारत सरकार अधिनियम आया था ना 1935, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी? इसकी क्या क्या विशेषताएं थी? देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था, वो अब तक का सबसे विस्तृत प्रावधान, सबसे विस्तृत क्या था? एक अधिनियम था जिसमें 321, कितने? 321 खंड प्लस 10 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां जो अलग से जोड़ी जाती हैं, व्याख्या करने के लिए अलग से जोड़ी जाती है। मान लो जैसे कोई किताब है, किताब में कुछ व्याख्या के कुछ पॉइंट छूट जाते हैं, तो वो अलग से एक पेज बना के, एक अलग से लेसन बना के उसमें अनुसूचियां जोड़ दी जाती है। ठीक है, तो अनुसूचियां थी, अनुसूची क्या थी? शामिल थी। और ये कब आया था? 1935 में आया था। ठीक है, 321 खंड थे और 10 अनुसूचियां थी। यह अब तक का सबसे विस्तृत और सबसे जटिल भी बोल सकते हैं, मतलब अब ये अनुसूची क्या था? संविधान एक प्रकार से था। ठीक है, ये था। और इसमें एक पूर्ण रूप से उत्तरदायी सरकार की उत्तर सॉरी पूर्ण रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ। हालांकि यह पूर्ण रूप से लागू 1937 में लागू हुआ और 1939 में क्या हुआ? जब सरकार की गिर गई, जब कांग्रेस ने क्या किया? इस्तीफा दे दिया, तो इसमें क्या हुआ? ये अब लागू नहीं हो पाया, पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया। 1939 में लागू हुआ, और सॉरी 1937 में लागू हुआ और 1939 में जाकर के ये समाप्त हो गया। अब देखते हैं इसकी के कुछ नहीं विशेषताएं इसके संदर्भ में कुछ और विशेषताएं हैं जिनके बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। जैसे देखिए, इसमें बोला गया कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। जो रियासतें हैं, रियासतें, उन सभी को एक अखिल भारतीय संघ की क्या बनाई जाएगी? एक सबको मिलाकर के एक संघ बनाया जाएगा, जिसका क्या होगा? संघ ही सर्वोच्च होगा। उसमें सारी रियासतें क्या होंगी? शामिल होंगी। हालांकि ये जो सारी रियासतें हैं कभी भी शामिल ना हो सके। जो बाद में स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लौह पुरुष है, उनके प्रयासों से जो भारत में जो रियासतें थी भारतीय क्षेत्र के अंदर, उन सभी को क्या किया गया? भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया। ब्रिटिशर्स ने इनको शामिल नहीं कर पाया। तो ये हो गई दूसरा विशेषता। हम चलते हैं अन्य विशेषताओं पे। जो इसमें जो 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 प्रांत थे ना, प्रांतों और संघ के बीच में जो सूचियां थी ना, जो कार्यों की सूचियां थी, कौन कौन सा कार्य करेगा, उस सूचियों को 3 भागों में बांटा गया। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची संघ प्लस राज्य प्लस समवर्ती समवर्ती ना, समवर्ती सूची। देखिए, जो जो संघ के कार्य क्षेत्र में, जो संघ का जो क्षेत्र था उसे संघ सूची बोलेंगे। जिन पर राज्य का अधिकार था उसे राज्य सूची बोलेंगे। और जिन पे दोनों लोगों का अधिकार था, यानी दोनों लोग उस पर काम कर सकते थे, वो समवर्ती सूची था। और इसके अलावा
इसके अलावा जो कुछ और भी कार्य थे, जो अवशिष्ट थे, जो क्या थे? अवशिष्ट थे, उनका उन पर गवर्नर जनरल का अधिकार होगा। क्या होगा? गवर्नर जनरल का अधिकार होगा, यानी कि जो अन्य जो उपबंध होंगे, जो अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी, उस पे गवर्नर जनरल का अधिकार होगा, वो गवर्नर जनरल के नियंत्रण में आएगा। तो ये याद रखिएगा ना, अवशिष्ट अवशिष्ट शक्तियाँ। ये रहा अवशिष्ट शक्तियाँ जो किस पे थी? गवर्नर जनरल का अधिकार था, इसमें गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल की अधीनता ये याद रखिएगा। हम इसको कुछ स्क्रॉल कर देते हैं, फिर आएंगे अपने इस प्रश्न को। देखिए, तो ये रहा अवशिष्ट शक्ति किसके नियंत्रण में थी? गवर्नर जनरल के नियंत्रण में थी। और देखिए, जो प्रांतों में ना द्वैत शासन क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया जाएगा। प्रांतों में द्वैत शासन शासन क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। कहाँ पे? प्रांतों में। ठीक है ना, प्रांतों में। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। अब जो गवर्नर जनरल जो प्रांतों में गवर्नर नियुक्त करेंगे, जो आज के राष्ट्रपति, जो आज के समय में जो भारतीय स्वतंत्र भारत में गवर्नर जनरल नियुक्त होते, सॉरी, गवर्नर नियुक्त होते हैं, वो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और जो राज्यों के विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं, विधानमंडल के जो मुख्यमंत्री होते हैं, हेड, उनकी उनकी परामर्श पे ही कुछ कार्य करते हैं। सेम उसी तरीके से जो जो उस समय के जो गवर्नर जनरल जो गवर्नर राज्यों में नियुक्त करते थे, अब वो राज्यों के जो प्रांतों की जो चुनी हुई सरकार थी, उनके अनुदेश पे ही वो कार्य करेंगे, उनके आदेश पे ही कार्य करेंगे, ज़्यादा उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये द्वैत शासन क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। हालांकि जो सेंटर में है, सेंटर में यानी केंद्र में द्वैत शासन क्या किया जाएगा? अभी भी जारी रखा गया, केंद्र में जारी रखा गया। याद रखिएगा ना, केंद्र में यह जारी रखा गया। जो जल्दीबाजी में कुछ गलतियां हो जाती हैं, ठीक, तो केंद्र में क्या क्या रखा? इसे जारी रखा गया द्वैत शासन को। आशा करता हूँ आपको ये सारी बातें जो हैं याद आ रहे होंगे। और ठीक है, अब ये जो द्वैत शासन की जो व्यवस्था है ना, ये व्यवस्था 1900 में, कब में? 1937 में ना, 1937 में लागू हुआ। और 1939 में ना, जब कांग्रेस ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया, तब उन्होंने क्या हुआ? ये समाप्त हो गया। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से लागू ना हो सका। अब इसके बाद हम चलते हैं अब अन्य प्रश्नों पे। देखिए, जो जो कांग्रेस के जो 11 प्रांतों में से ना, जो 11 प्रांत थे, 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में, कितने में से? 6 आउट ऑफ 11, 11 में से 6 प्रांतों में क्या हुआ? प्रांतों में द्विसदनी व्यवस्था थी। द्विसदनी व्यवस्था जिसमें लोकसभा राज्यसभा, सॉरी, लोकसभा राज्यसभा नहीं, राज्य विधानमंडल और राज्य परिषद, ठीक है, मंत्री, विधान परिषद, एमएलए और एमएल क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ, ठीक है ना, एमएलए और एमपी, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, प्रांतों में द्विसदनी व्यवस्था लागू किया गया, जिसमें विधानमंडल और विधान परिषद, विधानमंडल प्लस विधान परिषद, याद रखिएगा ना, विधानमंडल प्लस विधान परिषद, परिषद हुआ करते थे, जिनमें क्या हुआ? जिनमें 6 प्रांत थे। यूपी उसमें का क्या था? संयुक्त प्रांत था। बिहार आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, बिहार, यूपी हो गया, बिहार हो गया, बंगाल, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बंगाल, बॉम्बे, बॉम्बे, असम, असम हो गया, बिहार हो गया, बॉम्बे, बंगाल, ठीक है, मद्रास, मद्रास प्रेसिडेंसी था ना, चेन्नई, मद्रास। इन प्रेसिडेंसी में द्विसदनात्मक व्यवस्था किया गया, जिसमें राज्य विधानमंडल और राज्य परिषद दोनों होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या किया गया? जो पृथक निर्वाचक मंडल था ना, पृथक निर्वाचक मंडल, इसमें क्या किया? अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग वोट डालने की व्यवस्था थी। पृथक निर्वाचक मंडल को क्या किया गया? महिलाओं के लिए, पृथक निर्वाचन मंडल क्या कर दिया गया? महिला वर्ग के लिए, प्लस जो दलित थे, इसका क्या कर दिया गया? विस्तार कर दिया गया। क्या कर दिया गया? विस्तार कर दिया गया। देखिएगा, याद रखिएगा ना, जो मताधिकार, जो मताधिकार, मताधिकार, मता जो वोट डालने का अधिकार था ना, इसको बढ़ाया गया, यानी कि अधिक से अधिक लोगों के हाथ में थमाया गया, जिसमें
जो उस समय के जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत के जितने सदस्य थे उसमें से लगभग 10% से भी अधिक लोगों को क्या कर दिए योग्य हो गए किसके वोट डालने के योग्य हो गए। और और मैं आपको बता दूं जो संघ लोक सेवा होता है ना, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, संघ लोक सेवा यूपीएससी, संघ लोक सेवा संघ के सेंट्रल लेवल पे था, उस तरीके से एक संघ आयोग राज्यों के लिए, प्रांतों के लिए भी किया गया, ठीक है ना। एक संघ किस लिए था, ये केंद्र के लिए था, एक प्रांतों के लिए भी प्रांतीय संघ सेवा आयोग की स्थापना की गई, प्रांतीय संघ सेवा आयोग की स्थापना की गई। और कुछ प्रांतों, जैसे 2 प्रांत हो गए, हो सकता है कुछ प्रांत ना के हो तो 2 प्रांतों को मिलाकर के भी वो अपनी तरफ से संयुक्त संयुक्त सेवा संघ की भी स्थापना कर सकने का प्रावधान किया गया, हालांकि चल के आगे स्थापित भी हुआ। और लास्ट में बताना चाहूंगा जो आरबीआई की स्थापना का भी इसमें प्रावधान था। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत की जो शाख व्यवस्था है, शाख जो पैसे के लेन देन, ठीक है, ये भी। और एक मैं और बता दूं, संघीय न्यायालय अभी प्रावधान था जो आगे चल के इसकी स्थापना की जाती है। संघीय न्यायालय की स्थापना का भी प्रावधान था इसमें, जो 1937 में इसकी स्थापना हो गई थी। ये आरबीआई का याद रखिएगा, आरबीआई का भी इसी जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया था उसी के तहत इसका भी स्थापना किया गया था। चलिए हम इस प्रश्न को जो जितना डिस्कशन किए हैं उसके आधार पर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अधिनियम के तहत प्रांतीय सरकारों को अवशिष्ट क्या ना, प्रांतीय सरकारों को क्या नहीं दी गई, इसको गवर्नर जनरल को दी गई। ये गलत हो जाएगा, इसको दिया गया था गवर्नर जनरल को, गवर्नर गवर्नर जनरल को दिया गया था। एक हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, ठीक। अब देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, हमने पूरा डिस्कशन ये हुआ किया, प्रांतों में द्वैध शासन नहीं समाप्त कर दिया गया, सेंटर में तो शुरू था ही। दूसरा भी गलत हो गया, तो दूसरा किसमें है, दूसरा इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये भी गलत हो गया, बच्चा कौन सा, बी, ठीक है, बी। अब देखते हैं इसमें कुछ प्रांतों में द्वैध संहिता की शुरुआत की, जरूर की, बिल्कुल की, किसमें, बंगाल, बॉम्बे, असम, मद्रास, मद्रास और कौन सा था, ठीक है, मद्रास, संयुक्त प्रांत और बिहार, यानी कि कुल 6 प्रांतों में क्या किया, वो द्विसदनी व्यवस्था की शुरुआत की। चलिए हम अब अपने चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, जो वाइकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सत्याग्रह का नेतृत्व केशव मेनन ने किया था। इस सत्याग्रह के दौरान सर्वोच्च ब्राह्मणों की योगक्षेम सभा ने अवर्णों के मंदिरों में प्रवेश के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित किया। मंदिरों में प्रवेश के विरुद्ध, देखिएगा, प्रवेश के विरुद्ध ये बोल रहा ना, प्रवेश के विरुद्ध, ना कि प्रवेश के समर्थन में, ठीक है। हम देखते हैं, चलिए इस प्रश्न को चालू करते हैं। जो कि बाइकोम सत्याग्रह था ना, बाइकोम सत्याग्रह केरल के त्रावणकोर जिले में ना, केरल के त्रावणकोर जिले में एक बाइकोम नामक स्थान था, जहां पे क्या था, एक मंदिर था केशव, श्री महादेव मंदिर बाइकोम में क्या था, श्री महादेव मंदिर था। महादेव आ गया ना तो शंकर भगवान से रिलेटेड होगा, ठीक है, महादेव मंदिर था। उस मंदिर में क्या था, निम्न जातियों के जो उसमें के जो निम्न जाति थी, जो अछूत थे, जिनको अछूत का दर्जा दिया गया था, उन लोगों को प्रवेश भी क्या किया गया था, रोक था। और जो सड़कें थी ना, सड़कों, यहाँ तक सड़कों पे भी जाने से भी उन लोगों को मनाही था। इन सभी छुआछूत और जाति विरोधी जो जाति पात था ना, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इन्हीं के विरुद्ध यह वाइकोम आंदोलन चलाया गया था। इस वाइकोम आंदोलन के जो संचालक थे, जिनके जो मतलब बढ़ चढ़ के मतलब इसमें सहयोग किए, वो थे केपी केशव मेनन, ठीक है। इन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें क्या किया, वाइकोम सत्याग्रह को आगे बढ़ाया। देखिए, जो वाइकोम सत्याग्रह था 1924-25 के आसपास चला था ना, 1924-25 के आसपास ये वाइकोम सत्याग्रह चला था, जिसमें हिंदू समाज में अस्पृश्यता भेदभाव के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया था। सभी के लिए मंदिरों, जैसे मंदिर में ना, सभी के लिए क्या हो, ये मंदिर खुल जाए और सड़कों का सार्वजनिक प्रयोग हो, यानी सड़क पर कोई भी आ जा सके, आवाजाही कर सके, ठीक है। आशा करता हूँ आप इतना समझ गए होंगे। हालांकि मैं इसके बारे में और कुछ डिस्कशन करना चाहूंगा। जो इसका जो समर्थन था ना, इसके जो मतलब ये जो आंदोलन चल रहा था, इसके समर्थन में बहुत सारी पार्टियां क्या हुई, साथ आई, जिसमें क्या थी, नायर सर्विस सोसाइटी। कौन थी, नायर सर्विस सोसाइटी। मैं कुछ का और नाम बता दे रहा हूँ, नायर सर्विस सोसाइटी, नायर समाज, और जो केरल की जो हिंदू सभा थी ना, हिंदू सभा भी याद रखिएगा,
हिंदू सभा, ठीक है। और सवर्ण सवर्ण थे, कौन थे? जो हिंदू सभा थी केरल की, उसने भी इसका क्या किया? समर्थन किया। जो ये आंदोलन चल रहा था, वाइकोम आंदोलन, इसका क्या किया? समर्थन किया। और जो सवर्ण संगठन थे, जो सवर्ण सवर्ण मतलब ये सवर्ण भी एक निम्न जाति में आया, सवर्ण नहीं, सवर्ण मतलब ये सवर्ण सवर्ण जनरल कैटेगरी का कोई होता है, ठीक है, जात होते हैं। सवर्ण आई थिंक ब्राह्मण वर्ग में से ही कुछ होते हैं, ठीक है। तो सवर्ण जात के भी लोगों ने इसमें क्या किया? समर्थन किया। इस आंदोलन का क्या किया? समर्थन किया। इसी समय एक योगक्षेम सभा थी। कौन थी? योगक्षेम सभा। इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। योगक्षेम सभा सभा थी। इन्होंने क्या किया? एक प्रस्ताव पारित किया। पारित किया और मंदिरों के दरवाजे सभी के लिए क्या कर दिए? खोल दिए गए। मंदिरों के दरवाजे क्या किए? मंदिरों के दरवाजे सभी के लिए खोल दिए गए। सभी सभी के लिए खोल दिए गए, ठीक है। आशा करता हूँ आप ये पूरा जो हमारा डिस्कशन हुआ था ये आप समझे होंगे। हम इन डिस्कशन के आधार पे अपने इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, फिर चलेंगे हम अब अगले प्रश्न पे। देखिए, वाइकोम सत्याग्रह के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सत्याग्रह का नेतृत्व केपी केशव मेनन ने किया था। इस सत्याग्रह के दौरान सर्वोच्च ब्राह्मणों की योगक्षेम सभा ने अवर्णों अवर्णों ठीक है, जो अवर्णों मंदिरों में प्रवेश के विरुद्ध का प्रस्ताव पारित किया। अभी हमने देखा है जो हिंदू क्षेम सभा थी उसने क्या किया? मंदिरों में प्रवेश के लिए एक प्रस्ताव पारित किया ताकि सभी को क्या किया? प्रस्ताव प्रवेश मिले। तो इस आधार पे ये क्या हो जाएगा? ये हमारा गलत हो जाएगा। जो पहला है ना, ईपी केशव मेनन, इन्होंने इसमें जुड़े हुए थे। इन्होंने ये इससे जुड़े हुए थे, यानी कि हमारा जो दूसरा जब गलत हो गया तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। तो दूसरा जब गलत है तो ये हो सकता है, परंतु जो ये हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलिए हम अपने चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। दोस्तों आज का हमारा ये प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न था। हमने इस प्रश्न के माध्यम से बाइकोम सत्याग्रह एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, हमने क्या क्या इससे सीखा। बाइकोम आंदोलन के बारे में जाना, केशव केशव मेनन जो थे इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये अन्य पार्टियां थी इसके बारे में हमें जाना, ठीक है। ये क्या थे? श्री महादेव मंदिर जो था वाइकोम में, कहा इसका एक जिला था त्रावणकोर, वहां पे ये था, ठीक है। और हमने क्या सीखा इसमें? स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 1938 में पीरपुर रिपोर्ट के बारे में जाना, शरीफ रिपोर्ट के बारे में जाना, ठीक है। राजा सैयद मोहम्मद मेहदी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। जो पीरपुर रिपोर्ट आया, राजा सैयद मोहम्मद मेहदी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अब देखिए 1935 के औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार द्वारा अधिनियमित सबसे लंबे अधिनियमों में से क्या था? एक था। हमने 1935 के अधिनियम के बारे में जाना। इसकी मैंने मुझे लगता है कि इसके बारे में मैंने बहुत डिस्कशन किया ना, बहुत डीप में डिस्कशन किया है। आशा करता हूँ आप जरूर सीखे होंगे। चलिए हम चलते हैं अब अगले जो अगला प्रश्न है, इसमें हमने क्या क्या सीखा था। देखिए महादेव गोविंद रानडे के बारे में हमने इसमें उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत सी कुछ डीप में ही जाना था। जैसे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की उसने क्या किया? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, यहाँ आगे सोसाइटी लगा देना, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, SOCIETY, ठीक है। सोसाइटी सोसाइटी की थी स्थापना किए थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, हमने इसमें उनके व्यक्तित्व के बारे में जाना, ठीक। और देखिए ये HRA क्या है? HRA होम रूल आंदोलन चला था ना, तिलक ने चलाया था, ठीक। हमने उसके बारे में जाना। और सुचेता कृपलानी के पति थे, कौन थे? JB कृपलानी के बारे में जाना। यहाँ पे क्या थे? जो अलग अलग पार्टियां गठित की गई थी, और सॉरी अलग अलग नहीं, जो उसमें के जो भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उसमें संपत्ति और कर्मियों के विभाजन के लिए देखरेख के लिए अलग अलग समितियां, सॉरी एक समिति का आयोजन निर्माण हुआ था जो आगे चल के एक परिषद में बदल गया। उसमें मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य थे और कांग्रेस के भी कुछ सदस्य थे, जिन्होंने इस परिषद में मिल करके इस बंटवारे को आगे बढ़ाया, ठीक है। तो इसमें क्या थे? जिन्ना थे, लियाकत अली थे, अब्दुल रब निस्तर थे, कांग्रेस के पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, और बस राजगोपालाचारी थे। राजगोपाल, हालांकि राजगोपालाचारी जो अलग से उनको रखा गया था ताकि, और अब्दुल रब निस्तर को भी अलग से रखा गया था ताकि वो किसी कारणवश अगर इनके प्रतिनिधि जो हैं शामिल नहीं हो पाते हैं तो ये उनकी जगह पे आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये डिस्कशन समाप्त हुआ। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले प्रश्न में, अगली सीरीज में, सॉरी सीरीज में नहीं, अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आप हमसे हमारे साथ जुड़े रहें और यहाँ तक वीडियो देखें हैं।
इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आशा करता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर कुछ न कुछ सीखे होंगे। आपके ज्ञानवर्धन ज़रूर हुआ होगा। अगर हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम चलते हैं फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे।